हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने राजनीतिक थिंकर में जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले हम कौटिल्य और महात्मा गांधी जी इन दोनों राजनीतिज्ञ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा पेपर सेकंड है, उसका पार्ट ए का यूनिट 4 में दिए हुए हैं हमारे भारतीय राजनीतिक और विचारक। तो हम आज पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कंप्लीट जवाहरलाल नेहरू हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं संभवतः वो सभी कंप्लीट करने की कोशिश की हैं। अगर कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं आपके लिए इन फ्यूचर ज़रूर लेकर आऊँगी। चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू तो क्या है। ये जवाहरलाल नेहरू के अगर आ गया हमको तो हम किस तरह से लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू के विषय में 3 मार्कर में या ये 5 नंबर में भी आ जाता है, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हम ये अद्वितीय और मतलब अद्वितीय के साथ ये यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे, मतलब रियलिज्म। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे स्वाधीनता संग्राम के योद्धा, क्योंकि उन्होंने हमारा जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा, ये आधुनिक भारत के निर्माण में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है या प्रमुख है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है विश्व इतिहास की झलक, ये प्रसिद्ध कृति है इनकी, और भारत की खोज। ऐसे ही इनकी एक और कृति है राजनीति से दूर। इनकी जो पुस्तकें हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छी हैं, पढ़ने लायक पुस्तक हैं। नेहरू जी के लोकतंत्र पर विचार बताइए। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम उसका उत्तर कैसा लिखेंगे, चलिए देखते हैं। नेहरू जी के लोकतंत्र पर विचार। नेहरू जी के द्वारा लिखी पुस्तकों से ज्ञात होता है कि उन्होंने अधिकतर विचार लोकतंत्र पर दिए हैं और लोकतंत्र पर जोर देते हुए उन्होंने 3 विशेष बातों पर बल दिया है। पहला है नागरिक स्वतंत्रता, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन और आर्थिक लोकतंत्र। तो उन्होंने इन 3 का समर्थन किया है। नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र क्या था? लोगों को समान अधिकार दिया जाए, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अनुशासन होना आवश्यक है। ये थे जवाहरलाल नेहरू जी के विचार लोकतंत्र पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक। यदि इस पर 3 नंबर में आए तो हम कैसे लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर? तो पहली बात, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने कारावास के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में लिखी थी। ठीक है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसमें भारत की समृद्ध संस्कृति, दर्शन और इतिहास के विषय में उन्होंने विस्तार से लिखा है। ऐसी अगली एक पुस्तक है उनकी विश्व इतिहास की झलक। ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध कृति है। इसमें इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच जो प्रश्न उत्तर में वार्ता हुई है उसका संकलन है। तो ये उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के लिए लिखे हुए पत्र हैं इस पुस्तक में, जो इन्होंने जेल से लिखे थे। 196 पन्नों का ये संग्रह है। जो ये पुस्तक है ये विश्व इतिहास से परिचित कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में अगर आता है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में 14 नवंबर 1989 को हुआ था, और 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत रत्न से सम्मानित हैं और इनके समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है या किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो शांति वन। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू जी का समाजवाद समझाइए। क्या है नेहरू जी का समाजवाद? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है। तो नेहरू जी के समाजवाद पर देखते हैं। नेहरू जी पर कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी का प्रभाव था। वे महात्मा गांधी के घोषित उत्तराधिकारी थे और 17 सालों तक पूरी मजबूती के साथ भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए उनकी समाजवादी मान्यताएं व्यावहारिक स्तर पर भारतीय राजनीति और समाज को काफ़ी प्रभावित कर सकीं। आगे देखते हैं हम नेहरू जी के समाजवाद को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं।
नेहरू जी के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनैतिक स्वतंत्रता महत्वहीन है, इसलिए समाजवाद की आर्थिक व वैज्ञानिक पक्ष का नेहरू जी ने समर्थन किया है। समाजवाद क्या, हम जब जैसे भारतीय समाजवाद है तो उसके तत्व मेनली क्या है, सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं उनका सह अस्तित्व है ना, आय और जो जीवन स्तर है उसकी असमानता को कम करना, मजदूरों और वंचित वर्गों का कल्याण करना, संपत्ति के केंद्रीयकरण पर रोक। तो ये क्या है, भारतीय समाजवाद के तत्व हैं। तो इसी तरह के जो विचार थे वो नेहरू जी के थे। तो हम यहाँ पे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए इस पॉइंट को लिखा हमने यहाँ पे, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। वे सोवियत संघ की आर्थिक नियोजन प्रणाली से प्रभावित थे। उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना तथा बड़े साधनों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से अपनाया। नेहरू जी अधिनायकवाद के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समर्थक थे, है ना। अधिनायकवाद के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समर्थक थे। आगे देखते हैं। वे फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे, जो समाजवाद के क्रांतिकारी विचारों के अतिवादी स्वरूप के स्थान पर सुधारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप पर आधारित है ना। तो जो नेहरू जी का समाजवाद है वो कैसा, फेबियन समाजवाद मतलब सुधारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप पर आधारित है। आगे, इतिहास को समझने के लिए नेहरू जी अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखने की सलाह देते हैं। वह औद्योगिकरण का समर्थन करते हुए इसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं। इसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उत्पादन के अधिकांश साधनों पर राज्य के स्वामित्व का समर्थन करते हुए भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत निजी व्यक्तियों को भी अधिकार देते हैं। आगे, नेहरू जी समाजवाद के द्वारा समस्त समस्याओं के समाधान की बात करते हुए कहते हैं, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद में निहित है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि सरकार या राज्य है, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे ST SC, महिलाएं या दिव्यांगजन, है ना, तो समाज के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, है ना। संपत्ति हो या संसाधन, उनका केंद्रीकरण पर रोक लगाएगी, जिससे क्या होगा, संसाधनों का एक समुचित वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। जब ऐसा समाजवाद होगा तो क्या होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद में ही निहित है, क्योंकि समाजवाद का जो अभी मैंने अर्थ बताया वह परिपूर्ण करता है। अब उन्होंने कुछ प्रयोग किए, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के समाजवाद के आधार पर। तो कैसा प्रयोग, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप लोग जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ना। बड़े साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे रेलवे सेक्टर है। फिर बड़े स्तर पर सरकारी औद्योगिकरण किया जाए, पंचवर्षीय योजना लागू की जाए और श्रम सुधार। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ प्रयोग हैं जो क्या है, समाजवाद है ना, नेहरू जी का जो समाजवाद है उसको दर्शाने के लिए उपयुक्त हैं। अब बात करते हैं आगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार। हमने उनका समाजवादी या सामाजिक विचार पढ़ लिए, अब हम राजनीतिक विचार। नेहरू जी जो थे चिंतनशील, द्वंद्ववादी और यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक थे। चिंतनशील मतलब वो हमेशा किसी न किसी बात पर विचार विमर्श करते रहते थे। द्वंद्ववादी थे, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वे सभी को मतलब एक समान दर्जा देते थे। मतलब वो विपक्ष को जितना सम्मान देते थे उतना ही वो सत्ता पक्ष को भी, मतलब वो एक दृष्टिकोण से देखते थे। यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक थे और वो लोकतंत्र के समर्थक थे। ये उनके राजनीतिक विचारों में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो लोकतंत्र के समर्थक थे। नेहरू जी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे।
और इस बात का प्रमाण हमें स्वतंत्रता के बाद जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और निर्वाचन हुआ, इससे प्रत्यक्ष होता है। नेहरू जी के लोकतंत्र के समर्थन का प्रमुख आधार स्वतंत्रता, आर्थिक व राजनीतिक समानता थी। पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता, या हम कह लें धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है जब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना, या राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा या समान व्यवहार करेगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीतिक विचार था, उसमें उन्होंने ये कहा कि राज्य है ना, उसको धार्मिक रूप से तटस्थ रहते हुए सभी धर्मों को समानता व स्वतंत्रता देनी चाहिए, है ना। व्यक्ति है तो उसको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और राज्य की बात करें तो उसको समानता व स्वतंत्रता देना होगा। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता। राष्ट्र की उन्नति का ये प्रमुख आधार माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख आधार माना जाता है, और नेहरू जी के विचार से व्यक्ति का जो सृजनात्मकता का विकास है, मतलब क्रिएटिविटी है जो, उसका विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। जब वो फ्री हो, स्वतंत्र खुद को महसूस करे, जब ही क्या है उसका विकास संभव है। राज्य द्वारा समान अधिकार और अवसर प्रदान होने चाहिए या दिए जाने चाहिए। आगे बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। क्या? संसदीय शासन प्रणाली। विभिन्न समूहों का समायोजित करने के कारण वे संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। विभिन्न समूहों को समायोजित मतलब जो भी हमारे समूह हैं, ST, SC, OBC, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, उन सभी को, है ना। इसमें क्या है, मजबूत विपक्ष हो, तानाशाही मतलब जब इनमें क्या है, मजबूत विपक्ष होगा, तानाशाही शासन पर रोक लगाई जा सकती है। आगे बात करते हैं हम नेहरू का जनवाद। यदि बल प्रयोग को त्याग नहीं सकते हैं, नेहरू जी ने कहा था, यदि बल प्रयोग को त्याग नहीं सकते हैं तो हम उसके प्रयोग को कम अवश्य कर सकते हैं, है ना। तो मतलब उनका कहना था कि जो पावर है वो मेन जनता में होने चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने क्या, पंचायती राज के सशक्तिकरण पर बल दिया। आगे बात करते हैं सामाजिक न्याय के समर्थक। जो नेहरू जी थे वो सामाजिक न्याय के समर्थक थे, तभी उन्होंने क्या, जातिवाद, सांप्रदायिकता, लैंगिक आधार पर जो भेदभाव थे उन सभी का विरोध किया। उनका विचार था कि जब तक न्याय नहीं तो लोकतंत्र की स्थापना अधूरी है। मतलब जहाँ न्याय नहीं मिल रहा है वहाँ क्या है, लोकतंत्र की स्थापना अधूरी है। दूसरा राष्ट्रवाद। वो उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे, उदार व समावेशी राष्ट्र के समर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद, वो प्रखर अंतर्राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयतावादी के पोषक थे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भी राजनीतिक विचार थे वो इस तरह से हमने कवर कर लिए। अगर अब ये कम शब्दों में आता है तो आप सिर्फ हेडिंग लिख सकते हैं, और अगर आता है तो आप पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन और हम देखते हैं। नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद पर विचार बताएं नेहरू जी के, या फिर स्पष्ट करें नेहरू जी एक प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है नेहरू जी का झुकाव राष्ट्रवाद की तुलना में अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर अधिक स्पष्ट है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आए हमको उसकी एक छोटी सी भूमिका 2 लाइन की या 1 लाइन की लिखनी होगी, और निष्कर्ष जैसा प्रश्न हो उस हिसाब से। मैटर क्या है जो फ्रेम करना है हमको, वो मैं आपसे बात करती हूँ उस पर। नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद गांधी जी, टैगोर जी, विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित था, है ना। जो इनका मेन अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो विचारधारा है वो गांधी जी, टैगोर जी और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित था। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीयवाद के पोषक थे। नेहरू जी एक प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें विदेशी मामले जैसा शब्द अप्रासंगिक है ना, अप्रासंगिक है।
उनका कहना था, हम सबके मित्र हैं और हमारा कोई शत्रु नहीं है। और ये बात और अच्छी पुख्ता कैसे होती है कि उन्होंने परमाणु बम, रसायन युद्धों का विरोध किया, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि वे विश्व शांति के समर्थक थे। आगे उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व सहयोग का समर्थन करते हुए भारत में पंचशील सिद्धांत दिया। ठीक, पंचशील सिद्धांत आपका अलग से भी आ सकता है, तो आप उसको भी आएगा एग्जाम में, तो जो आगे मैं मैटर बताने वाली हूँ आप इसको लिख सकते हैं उस तरह से। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री, कौन थे उस समय 1954 में भारत के प्रधानमंत्री? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। वह चीन के समकक्ष चाउ एन लाई के मध्य पंचशील सिद्धांत के तहत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। वो क्या था? वो था कि जो भारत है ना, वो चाइना की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा और चाइना भी इसके बदले में भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे, है ना। ना भारत चाइना पर आक्रमण करे और ना चाइना भारत पर आक्रमण करे, है ना। संप्रभुता का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी देश अपने निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और वो निर्णय लेने में किसी भी प्रकार का बाध्य या आंतरिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, तब तो वो जो राज्य है, वो राष्ट्र है, वो संपूर्ण संप्रभु होगा, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब जैसे बाह्य मामले, मित्र किससे करना है, किससे हमें शत्रु बनाना है या किससे हमें संधि करने हैं, है ना, ऐसे बाह्य मामले वो निर्णय स्वयं ले। आंतरिक मामले सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक मामले, जो रीति रिवाज हैं, ये सभी निर्णय लेने में वो सक्षम हो, किसी भी प्रकार का वो हस्तक्षेप स्वीकार ना करे, तो वो क्या हो गया? हमारा संप्रभु राष्ट्र होगा। ठीक है। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, ना भारत चाइना के मामलों में हस्तक्षेप करे और ना चाइना भारत के मामलों में। मैंने बताया आपको आंतरिक मामले कैसे। फिर भारत जो है ना, और चाइना वो समान व परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखें एक दूसरे से, मतलब वो उनको भी क्या कहते हैं लाभ दे और वो उनको भी ऐसा बनाए रखें। शांतिपूर्ण रूप से भारत और चाइना एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में को रहने दें, एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं। और जो ये पंचशील सिद्धांत है, ये बुद्ध व उपनिषद के विचारधारा पर आधारित है। अब अगर पंचशील सिद्धांत अलग से आएगा तो आपको अभी जो ये 5 पॉइंट बताया और वो भूमिका के रूप में 2 लाइन लिखी और लास्ट, तो आप इतना करके आपका पंचशील सिद्धांत अलग से लिख सकते हैं, शॉर्ट में आता है अगर तो। अगला हमारा है गुट निरपेक्ष पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी इससे जुड़े थे, तो ये प्रश्न भी एक बन सकता है और हम बात यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं इस पेपर में हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक की, तो गुट निरपेक्ष पे अगर आता है तो हम कैसा लिखेंगे? देखिए, सैनिक गुटों से दूर रहने की सकारात्मक गतिशील नीति ही गुट निरपेक्षता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो ये शब्द है गुट निरपेक्ष, ये जॉर्ज लिस्का द्वारा दिया गया। और अगर भारत में बात की जाए, जो हमारे तात्कालिक रक्षा मंत्री रह चुके हैं 1957 से 62 तक, KV मेनन जी, है ना, उनके द्वारा भारत में ये शब्द दिया गया। ठीक है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगर प्रमुख लोगों की बात की जाए तो उसमें नेहरू जी हैं, नासिर और टीटो थे भारत में, लेकिन प्रमुख कौन है? हमारे नेहरू जी। और ओवरऑल अगर बात करें तो नेहरू, नासिर और टीटो जी। ठीक है, नासिर जो थे वो मिस्र के और यूगोस्लाविया के टीटो। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है या गुट निरपेक्ष, इसकी अवधारणा शीत युद्ध के दौरान आई। इसकी स्थापना गुट निरपेक्ष की 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 5 मुख्य रूप से कर्णधार राष्ट्र हैं। अब ये कर्णधार राष्ट्र जो हैं आपके गुट निरपेक्ष के, ये अलग से भी 3 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भारत के जो प्रमुख थे उसमें वो नेहरू जी थे, मिस्र के प्रमुख जो थे वो नासिर जी थे और यूगोस्लाविया के थे टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रोमा। तो अलग से अगर ये आता है तो आप इसको लिखेंगे। आगे बात करते हैं 1947 में नेहरू जी ने नई दिल्ली में एशियाई सम्मेलन बुलाया एक, जिसमें 28 राष्ट्रों ने भाग लिया। फिर 18 अप्रैल 1955 में बार्डुंग सम्मेलन, जो कहाँ था? बार्डुंग एक शहर है इंडोनेशिया का, वहाँ पे बार्डुंग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जब वहाँ पर 29 राष्ट्रों ने भाग लिया।
इस सम्मेलन में हुआ क्या, तो इसमें विश्व शांति व सहयोग की घोषणा की गई। ठीक है, प्रथम शिखर सम्मेलन जो था फिर वो 1961 में यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले जो अध्यक्ष थे वो टीटो थे हमारे। शर्तों का कुछ निर्धारण किया गया, मतलब इसमें सम्मेलन में कुछ शर्तें रखी गई। तो क्या क्या थी? स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे, उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, महाशक्तियों के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए और महाशक्तियों के सैनिक अड्डे अपने राष्ट्र में ना हों, सैन्य गुटों में शामिल नहीं होंगे। तो ये क्या थी? कुछ शर्तें थीं। अगर अलग से आती हैं तो हम इनको लिखेंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या था? सैन्य गठबंधनों से दूरी, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विरोध, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा, शीत युद्ध की राजनीति का अनुसरण। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। एक दो प्रश्न और अगर बनते हैं भविष्य में तो मैं आपको ज़रूर वो लेकर आऊँगी, जैसे कि इसमें जो हमारा गुट निरपेक्ष है इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पे बन सकता है, या वर्तमान में गुट निरपेक्ष का जो अभी बाकू अज़रबैजान में हुआ था वो। तो ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर उनको लेकर आऊँगी आपके लिए। तो ये आपका कंप्लीट जवाहरलाल नेहरू पर वीडियो था। इससे पहले कौटिल्य का भी मैं बता चुकी हूँ, महात्मा गांधी का भी मैंने कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए थे, वो भी कंप्लीट थिंकर हैं। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया जी, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, सभी मैं वीडियोज़ आपके सामने धीरे धीरे लेकर आऊँगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। जो भी लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड हों तो सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।